ये 146 जिले हैं जो चिंता का विषय हैं। हमने राज्य सरकारों से बहुत व्यापक विचार विमर्श किया है कि इन 146 जिलों में किस प्रकार के प्रयास किए जाने चाहिए जिससे कि इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन रोका जा सके। इसके बाद 274 जिले ऐसे हैं। ये 146 जो हैं ये आप डार्क रेड में देख रहे हैं देश में 146 districts which have a positivity rate of more than 15%. So these 146 districts are the cause of concern, and these are the districts where maximum number of new cases are coming and the health system is facing the strain of these new cases. We have in the Union Ministry of Health and Family Welfare done an extensive consultation with states and UTs where these 146 districts are located so that specific actions can be initiated, and many of these actions have been initiated. इसके अतिरिक्त 274 जिले ऐसे हैं जहां पॉजिटिविटी 5% से 15% के बीच में है। आप लोगों को स्मरण होगा कि WHO की गाइडलाइंस ये कहती हैं कि 0 से 5% के बीच जब पॉजिटिविटी रहती है तो आप इस पेंडेमिक को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। 308 जिले ऐसे हैं देश में जहां पॉजिटिविटी अभी भी 5% से कम है। तो 146 जिले हैं जो विशेष चिंता का कारण हैं। राज्य सरकारें भी अवगत हैं और भारत सरकार भी अवगत है और इसी पर ध्यान केंद्रित है इन 146 जिलों पर। ये हम आपको बताना चाहेंगे कि जब हम कहते हैं कि हम दूसरी जो बड़ी वेव के भीतर हैं तो ये स्थिति है। पहली वेव जो हम लोगों ने पिछले वर्ष देखी थी उसमें औसतन जो हाईएस्ट केस आते थे वो 94,000 के लगभग प्रतिदिन आते थे। हाईएस्ट 98,000 एक दिन आए थे पिछले वर्ष और अब वो 2,95,000 पिछले 24 घंटे में हुआ है। लेकिन जैसा मैंने आपको निवेदन किया कि राज्य सरकारें और भारत सरकार मिलकर अपना बेस्ट प्रयास कर रहे हैं कि इस पेंडेमिक से, इस वेव से भी हम उसी सफलता से बाहर निकलें जैसे कि हम पहली वेव से जूझकर बाहर निकले थे। एक चीज़ है जो कि आशा की किरण दिखाती है हमें, वो ये है कि जो केस फर्टिलिटी रेट है वो डिक्लाइन हो रहा है, 1.17 है। हमने आपको टाइमलाइन ट्रेंड दिखाया है कि कैसे 1 जनवरी से लेकर 21 अप्रैल के बीच में कोविड से होने वाली मृत्यु का ग्राफ पूरे देश में नीचे गया है। 5 राज्य ऐसे हैं देश में जहां की 1 लाख से ज़्यादा एक्टिव केसेस हैं, यानी ये वो राज्य हैं जहां 1 लाख से ज़्यादा व्यक्ति या तो अस्पतालों में हैं या होम आइसोलेशन में हैं और उनको मेडिकल केयर होम आइसोलेशन में या मॉनिटरिंग की जा रही है। इसमें महाराष्ट्र में 6,85,000, उत्तर प्रदेश में 2,23,000, कर्नाटक में 1,59,000, छत्तीसगढ़ में 1,25,000 और केरला में 1,18,000 केसेस हैं। तो ये राज्य ऐसे हैं जिनके साथ भारत सरकार और राज्य सरकारें मिलकर इन राज्यों में अस्पतालों की बेड और अस्पतालों में ऑक्सीजन और दवाइयों की उपलब्धता, साथ ही साथ अस्पतालों में अन्य आधारभूत संरचनाओं को कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, इस पर मिलकर प्रयास हो रहा है। अन्य राज्यों में भी हो रहा है लेकिन विशेष फोकस इन राज्यों में है क्योंकि यहाँ नंबर ज़्यादा है। अब यदि महाराष्ट्र को देखें तो आप ये पाएंगे कि मार्च के प्रथम सप्ताह से किस प्रकार एवरेज केसेस में वृद्धि हुई वो हम आपको दिखा रहे हैं और किस प्रकार एवरेज मृत्यु जो प्रतिदिन होती हैं उनमें जो वृद्धि हुई वो इस ग्राफ में हमने आपके साथ साझा किया है। उत्तर प्रदेश में भी एवरेज डेली केसेस बहुत तेज़ी से बढ़े हैं और एवरेज मृत्यु भी लगभग उसी रफ्तार से बढ़ी हैं। कर्नाटक में हम देखें तो मार्च के पहले सप्ताह में लगभग 450 केस प्रतिदिन आते थे औसतन और वो अब बढ़कर 16,000 से ज़्यादा हो गए हैं।
औसत मृत्यु 10 से कम होती थी। लगातार 3-4 हफ्ते तक यही ट्रेंड बना रहा, लेकिन अब ये 91 औसत मृत्यु हो रही हैं। छत्तीसगढ़ में भी 228 केस औसतन प्रतिदिन आते थे, वो अब बढ़कर 14,000 से अधिक हो गए हैं। और 10 से कम मृत्यु पहले 4 सप्ताहों में छत्तीसगढ़ में होती थी औसतन प्रतिदिन, और अब वो बढ़कर 155 हो गई हैं। केरल में मृत्यु दर अभी भी नियंत्रण में है, लेकिन नंबर्स केरल में बढ़े हैं। केरल के नंबर डिक्लाइन दिखा रहे थे, लेकिन पिछले 2 सप्ताहों में ये बढ़े हैं, और इन पर नियंत्रण कैसे पाया जाए, इस पर भी राज्य सरकार भारत सरकार के साथ सहयोग कर काम कर रही है। हम आपको दोनों वेव्स के बीच का कंपैरिजन भी आज दिखाना चाहते थे। ये एज वाइज कंपैरिजन है केसेस का, 2020 की वेव में जो रिपोर्ट हुए और 2022 की वेव में जो रिपोर्ट हुए, ये प्रतिशत में है। अगर आप 10 वर्ष से कम आयु के लोगों का कंपैरिजन करें, नीला रंग का जो बार है वो दिखाता है कि वर्तमान वर्ष में जो नई वेव हम देख रहे हैं उसमें 2.97% ऐसे केसेस हैं जो 10 बरस से कम के हैं। पिछली वेव में 4.3। 10 से 20 बरस का देखें तो लगभग समान है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। 20 से 30 बरस का देखें तो 2020 में 20% और अभी 19.35। 30 से 40 का देखें तो इस वेव में कुछ ज़्यादा 21.15 और पिछले वर्ष 21.05। 40 से 50 में देखें तो लगभग बराबरी पर है। 50 से 60 आयु वर्ग के लोगों में देखें तो पिछले वर्ष 14.80% लोग थे, इस बार बढ़े हैं, 15.07 हो गए हैं। 60 से 70 में देखें तो 10% और 9% है। इस वर्ष ये ऐसे मामले 60 से 70 आयु वर्ग वालों के बढ़े हैं। 70 से 80 देखें तो लगभग वही स्थिति है, और 80 से अधिक भी देखें तो लगभग वही स्थिति है। अब इसी प्रकार का कंपैरिजन यदि हम मृत्यु के आंकड़ों में करते हैं तो 20 से 30 बरस के लोग, यदि प्रतिशत में कंपैरिजन है, पिछले वर्ष 2020 की जो वेव थी, हमने ये पाया कि कोविड की कुल मृत्यु में 2.08 वाज कंट्रीब्यूटेड बाय पीपल हु वर between 20 to 30 years of age, whereas in the present wave it is 1.72. So there is not too much of a difference. If we look at the age group 30 to 40, then it is 5.27% and 5.39%. Again, almost the same. If we look at age group 40 to 50, then in last year it was 11.98 and this year it is 10.82, almost 1% difference. If you look at age group 50 to 60, then last year it was 23.29, this year it is 21.23. 60 to 70 is almost the same. However, 70 to 80, this year the death percentage is higher, 22.17 compared to 19.99 last year. And if we look at more than 80, it is again higher this year, 9.81 as compared to 7.82. अब मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा एक मुख्य समस्या की तरफ। वो ये है कि जब भी एक्टिव केसेस की संख्या बढ़ती है तो अस्पतालों पर डिमांड बढ़ती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अस्पतालों में आते हैं और बेड्स की आवश्यकता होती है। राज्यों में राज्य सरकारों द्वारा बेड्स की भी व्यवस्था की जाती है और भारत सरकार के जो संस्थान हैं राज्यों में उनके द्वारा भी व्यवस्था की जाती है। मैं आपको दिल्ली के बारे में बताना चाहूँगा। 1 मार्च को दिल्ली में 510 बेड उपलब्ध थे। 510 बेड्स वर अवेलेबल इन 3 सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। इनमें से 419 कोविड बेड थे और ये ऑक्सीजन बेड भी कहलाते हैं, और 91 आईसीयू बेड्स थे। 20 अप्रैल को
जो भारत सरकार के अस्पताल हैं, मैंने ब्यौरा यहाँ नीचे आपके साथ साझा किया है, इनमें 2105 बेड बढ़ा दिए गए, 1875 ऑक्सीजन के बेड और 230 आईसीयू के बेड। आने वाले दिनों में हम 164 ऑक्सीजन बेड और 122 आईसीयू बेड जोड़ रहे हैं। ये अगले 2 सप्ताहों में जुड़ जाएंगे। तो ये जो 2105 बेड अभी उपलब्ध हैं, वो कहाँ कहाँ उपलब्ध हैं? वो ट्रॉमा सेंटर एम्स न्यू दिल्ली में है, एम्स का जो झज्जर में कैंपस है उसमें है, फिर एम्स की जो मेन बिल्डिंग है उसमें है, सफदरजंग अस्पताल में है, आरएमएल अस्पताल में है, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जो सरिता विहार में है वहाँ है, ईएसआई का ओखला में अस्पताल है उसमें एडिशनल बेड्स क्रिएट किए गए हैं, ईएसआई का झिलमिल में भी अस्पताल है, ये दोनों लेबर मंत्रालय के अस्पताल हैं, इनमें भी एडिशनल बेड्स क्रिएट किए गए हैं। इसके अलावा जो इसमें नहीं है लेकिन जो जानकारी मैं आपको आज देना चाहता हूँ वो ये कि रेलवे ने शकूर बस्ती में 50 कोचेज लगाई हैं, इनमें 800 बेड्स हैं, इनमें से कुछ बेड्स में ऑक्सीजन की व्यवस्था है। रेलवे ने आनंद विहार स्टेशन में भी 25 कोचेज लगाई हैं, उनमें 400 बेड्स की प्रावधान किया गया है। इस प्रकार रेलवे ने शकूर बस्ती और आनंद विहार में कुल 1200 बेड की व्यवस्था की है। इनका उपयोग आइसोलेशन बेड्स के रूप में या ऑक्सीजन बेड्स के रूप में किया जा सकता है। इसके अलावा डीआरडीओ ने धौला कुआं में फील्ड अस्पताल को पुनः चालू किया है, जिसमें 2 दिन पहले 250 बेड ऑपरेशनलाइज किए गए थे और 250 बेड कल सुबह से ऑपरेशनलाइज हो जाएंगे। तो 1200 बेड रेलवे द्वारा और 500 बेड डीआरडीओ द्वारा भी इस जानकारी में जुड़ जाएंगे जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने अपने प्रयासों से भी काफ़ी बड़ी संख्या में बेड्स बढ़ाए हैं। अपने अस्पतालों में भी दिल्ली सरकार ने बढ़ाए हैं। अस्पतालों का उन्होंने प्राइवेट अस्पतालों को भी कोविड अस्पताल के रूप में परिवर्तित करके बढ़ाए हैं और जो प्राइवेट अस्पताल हैं उनके साथ होटलों की टैगिंग करके भी बढ़ाए हैं। तो इस प्रकार दिल्ली सरकार के प्रयास और भारत सरकार के प्रयासों से हम हर दिन दिल्ली में उपलब्ध बेड्स को बढ़ाते जा रहे हैं और आने वाले दिनों में भी इनको बढ़ाएंगे। अब वैक्सीनेशन की बात करते हैं। देश में 13 करोड़ वैक्सीनेशन हो चुके हैं। 13 करोड़ 1 लाख डोजेज एडमिनिस्टर हुई हैं। पिछले 24 घंटे में लगभग 30 लाख डोजेज एडमिनिस्टर हुई। यहाँ महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आंकड़े तो हमने आपके साथ साझा किए हैं, महत्वपूर्ण बात यह है कि 87% हेल्थ केयर वर्कर्स को उनकी पहली डोज देश भर में मिल गई है। 87% of all healthcare workers in the country have received the first dose of vaccine. 80% of healthcare workers have received the second dose of vaccine. तो ये एक संतोष की फिगर है, यानी हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स को सुरक्षित रखने में राज्यों के सम्मिलित प्रयासों के साथ हम सफल हुए हैं। अब अगर फ्रंटलाइन वर्कर्स को देखें, उनके आंकड़े भी हमने दिए हैं। देश भर में 79% जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनको पहला डोज एडमिनिस्टर हो गया है। 79% ऑफ फ्रंटलाइन वर्कर्स इन द एंटायर कंट्री have been administered the first dose of COVID vaccine, and this has been made possible because of the joint and collaborative efforts of the state governments and the union government. जो eligible second dose वाले frontline workers हैं, 81% of them have received the second dose. So that is also a cause for satisfaction. बड़ी संख्या में जो हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने में हम सफल हुए हैं। अब मैं आपको ये राज्यों की स्थिति दिखाना चाहूँगा। राष्ट्रीय औसत, जैसा मैंने आपको बताया, हेल्थ केयर वर्कर्स का जिनको पहली डोज मिली है वो 87.17% है, नीचे हमने दिया है। लेकिन अनेक राज्य हैं जिन्होंने 100% वर्कर्स को या 90% से ज़्यादा हेल्थ केयर वर्कर्स को पहला डोज एडमिनिस्टर किया है। इसमें हिमाचल प्रदेश, दमन और दीव, केरला, राजस्थान,
लद्दाख, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और गुजरात हैं। ये वो राज्य हैं जिन्होंने नेशनल एवरेज से तो बेहतर काम किया ही है, लेकिन अपने 100% हेल्थ केयर वर्कर्स या 90% से अधिक हेल्थ केयर वर्कर्स को पहला डोज एडमिनिस्टर किया है। अब अगर आप दूसरे डोज के एडमिनिस्ट्रेशन को देखें, नहीं, ये वो है, आई एम सॉरी, दिस इज दो स्टेट्स दैट हैव डन लेस देन 75% ऑफ द फर्स्ट डोज टू हेल्थ केयर वर्कर्स। ये है सेकेंड डोज की स्थिति। राष्ट्रीय औसत हमने आपको बताया 80% हेल्थ केयर वर्कर्स को सेकेंड डोज राष्ट्र में मिला है, लेकिन अनेक राज्य ऐसे हैं जिन्होंने 85% से लेकर 100% तक सेकेंड डोज दिया है। इसमें आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, दादरा एंड नगर हवेली है, त्रिपुरा है, उत्तराखंड, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, केरला, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, सिक्किम, लद्दाख और दमन एंड दीव। लेकिन अनेक 8 राज्य और यूटीज ऐसे भी हैं जिन्होंने कि अभी 75% से कम एलिजिबल हेल्थ केयर वर्कर्स को सेकेंड डोज दिया है। नेशनल एवरेज 80% से कुछ अधिक है। ये फ्रंटलाइन वर्कर्स की स्थिति है। राष्ट्रीय औसत, जैसा मैंने आपको बताया, इज 79%, 78.55, लेकिन अनेक राज्य ऐसे हैं जिन्होंने कि 80% से लेकर 95% फ्रंटलाइन वर्कर्स को पहला डोज एडमिनिस्टर किया है। ऐसे 11 राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, दमन एंड दीव, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, लद्दाख, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, दादरा और नगर हवेली। लेकिन 10 राज्य और यूटी ऐसे भी हैं जिन्होंने 65% से कम फ्रंटलाइन वर्कर्स को पहला डोज दिया है। उसी प्रकार से दूसरा डोज 81.8, ऑलमोस्ट 82% नेशनल एवरेज है, लेकिन अनेक राज्य हैं, 10 राज्य जिन्होंने कि इससे ज़्यादा 100% तक भी सेकेंड डोज एडमिनिस्टर किया है। उसमें अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उत्तराखंड, लक्षद्वीप, उत्तर प्रदेश और मेघालय हैं। लेकिन राष्ट्रीय औसत से कम सेकेंड डोज एडमिनिस्टर करने वाले भी 9 राज्य और यूनियन टेरिटरीज हैं। ये हैं 60 बरस से ऊपर के लोगों को जो पहला डोज दिया गया है। इसका नेशनल एवरेज इज 26.16%, लेकिन 40% से लेकर 76% तक भी 60 बरस से ऊपर के लोगों को पहला डोज 10 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज ने दिया है, प्राप्त होनी है। इसका निर्धारण कैसे किया जाएगा? इसका निर्धारण 3 पैरामीटर्स पर किया जाएगा। पहला पैरामीटर है कि परफॉर्मेंस क्या है राज्य की, यानी उनका औसत कंजम्पशन ऑफ वैक्सीन डोजेस क्या है। ये 7-डे रोलिंग एवरेज पर निकाला जाता है। दूसरा ये देखा जाएगा कि एक्सटेंट ऑफ इन्फेक्शंस उस राज्य में क्या हैं, यानी वहाँ एक्टिव केसेस कितने हैं। तीसरा, वेस्टेज कितनी हो रही है। वेस्टेज एक नेगेटिव पैरामीटर है। अगर वेस्टेज ज़्यादा हो रही है तो उसका प्रतिकूल प्रभाव आवंटन पर पड़ेगा। तो ये एक तरह से स्टेट वाइज कोटा निर्धारित हो जाएंगे और इनको एडवांस में राज्यों को संसूचित कर दिया जाएगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि राज्य सरकारें बेहतर प्लानिंग कर पाएंगी कि उन्हें कितना वैक्सीन डोज भारत सरकार से मिल रहा है, कितना वो स्वयं प्रोक्योर करना चाहेंगे अगर करना चाहेंगे तब, और कितना उनके राज्य में स्थित प्राइवेट अस्पताल सीधे प्रोक्योर कर रहे हैं। सो दे वुड ऑल्सो हैव अ बिगर पिक्चर एज वेल एज अ ग्रैनुलर पिक्चर ऑफ अवेलेबिलिटी एज ऑन डेट and future availability at least for the next fortnight. जो 10वां मुख्य बिंदु है इस पॉलिसी का वो ये है कि सभी प्रायोरिटी ग्रुप्स को सेकेंड डोज मिले और समय पर मिले। इसको मुख्य बल दिया गया है क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है कि फुल प्रोटेक्शन
प्रायोरिटी ग्रुप्स को मिले। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहला डोज मिल गया है और दूसरे डोज का समय हो गया है और वो नहीं मिल पा रहा। तो इसलिए प्रायोरिटी सेकेंड डोज को दी जाएगी, समय पर लोगों को मिले। अभी वर्तमान में कोविन सिस्टम ऑटोमेटिकली मैसेज जनरेट करता है, एसएमएस, और भेजता है बेनिफिशरीज को बताने के लिए कि आपको अब सेकेंड डोज ड्यू हो गई है। जो 11वां सिद्धांत है वो ये है कि कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म में इस प्रकार के परिवर्तन किए जाएंगे जिससे कि ये सारी चीजें उसमें रिफ्लेक्ट हो जाएं। और अंतिम चीज ये है कि ये पॉलिसी 1 मई से लागू हो जाएगी और समय समय पर इसकी समीक्षा की जाएगी राज्यों से प्राप्त होने वाले फीडबैक के आधार पर। अब मैं आपको ऑक्सीजन के बारे में संक्षेप में बताना चाहूँगा। हमारे देश में जो प्रोडक्शन होता है वो लगभग 7,500 मेट्रिक टन है। इसमें से कुछ उद्योगों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है और कुछ अस्पतालों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। वर्तमान में हमने आदेश निकाले हैं जिसमें कि ये कहा है कि कुछ विशेष उद्योगों को छोड़कर अन्य उद्योगों के लिए अब ऑक्सीजन की सप्लाई रिस्ट्रिक्ट की जाएगी ताकि अधिक से अधिक ऑक्सीजन उपलब्ध हो सके मेडिकल उपयोग के लिए। आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं, हम देश में सभी राज्यों को 6,600 मेट्रिक टन 7,500 में से एलोकेट कर रहे हैं। आज हमने एक और सूचना जारी की है जिसमें हमने ये कहा है कि पूर्व में जिन इंडस्ट्रीज को एग्जेम्पशन दिया गया था, यानी जिनको ऑक्सीजन मिलती रहेगी, उसमें फिर से संशोधन किया गया है और अब ऐसे स्टील प्लांट जिनके पास कैप्टिव ऑक्सीजन प्लांट्स हैं उनको ही ऑक्सीजन मिलेगी और बाकी स्टील प्लांट्स जिनके पास कैप्टिव ऑक्सीजन प्लांट नहीं है वो भी एग्जेम्पशन की श्रेणी से हमने हटा लिए। इससे अधिक ऑक्सीजन मेडिकल पर्पस के लिए उपलब्ध हो पाएगी। 30 अप्रैल तक के लिए हमने राज्यों का डिफरेंट ऑक्सीजन प्लांट्स के साथ मैपिंग भी किया है। ये एक डायनेमिक एक्सरसाइज है। समय समय पर इस तरह की शिकायतें आती हैं कि किसी राज्य में आवागमन बाधित हुआ ऑक्सीजन का, तो हम राज्य सरकारों से बात करते हैं और उनको कन्विंस करते हैं कि वो अबाध अनहिंडर्ड मूवमेंट, अबाध जो मूवमेंट है गाड़ियों का जो ऑक्सीजन ले जाती हैं वो परमिट करें ताकि जो लाइव्स हैं उनको बचाया जा सके, जिंदगी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उनको बचाया जा सके। तो ये कार्रवाई भी डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में DPIIT और स्वास्थ्य मंत्रालय और गृह मंत्रालय और राज्य सरकारों के सहयोग से चल रहा है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आज बहुत सारी चीज़ें प्रस्तुत करी गई। आई विल बी ब्रीफ। वैक्सीन की ही बात करें पहले तो सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हुई है पॉलिसी में भी और स्केल अप में भी, और मैं चिन्हित करना चाहूँगा कि स्केल अप की साइड में अगर हम देखें तो भारत में 60 साल की उम्र के जो हमारे नागरिक हैं उनमें से उनकी संख्या लगभग 10 करोड़ है। तो उनमें से 4.7 करोड़ 4.7 करोड़ को कम से कम एक डोज मिल गई है। लगभग आधे मोर देन 60 इयर्स की पॉपुलेशन को कम से कम एक डोज मिल गई है और बाकी दूसरी डोज की भी प्रक्रिया चली हुई है। ये अपने में एक माइलस्टोन की तरह इमर्ज होगा, लेकिन वी आर क्वाइट क्लोज टू दिस पॉइंट। सेकेंडली, हम बताना चाहेंगे कि जैसे ही वैक्सीन पॉलिसी में रिफाइनमेंट की गई, उसके साथ साथ बाहर के जो वैक्सीन निर्माता हैं उनके साथ हमारी बातचीत और तेज गति से आगे बढ़ रही है, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी और लिबरल हो गई है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इन अ रिन्यूड एफर्ट इज बीइंग मेड एंड वी आर देयरफॉर टॉकिंग टू द मेजर एंड सप्लायर्स मैन्युफैक्चरर्स फ्रॉम अदर कंट्रीज वेरी एक्टिवली। और इसी के साथ साथ हम अपने जो और वैक्सीन हमारे देश में बढ़ रहे हैं उनके साथ भी चर्चा भी हो रही है
और अच्छी खबरें भी आ रही हैं। जैसे कि मैं कह सकता हूं आज कि बायोलॉजिकल ई का फेज़ 1 फेज़ 2 ट्रायल लगभग ख़त्म हो गया है। वो डेटा अपना सबमिट कर रहे हैं बहुत जल्दी, कुछ ही दिनों में, और उसके बाद वो फेज़ 3 में जाएंगे। बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है, बिकॉज ये मैन्युफैक्चरर बहुत पुराने हमारे मैन्युफैक्चरर रहे हैं चाइल्डहुड वैक्सीन के, एंड दे हैव अ वेरी मेजर कैपेसिटी, समथिंग लाइक 7 करोड़ डोजेस पर मंथ की कैपेसिटी वो कोविड वैक्सीन के तरफ वो ईयरमार्क करेंगे। वेरी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट। सो बायोलॉजिकल ई का भारतीय वैक्सीन जो डीबीटी की मदद से बन रहा है, भारत सरकार की मदद से बन रहा है, आगे अग्रसर हुआ है। ये एक खबर है जो बातचीत से निकल के आई है, हमने उचित समझा कि आपके, और हमें उम्मीद है कि ये अगस्त से वैक्सीन जो है उपलब्ध होगा, ऐसा वो उन्होंने कम्युनिकेट किया है। तीसरी चीज़ आज डॉक्टर भार्गव ने और सेक्रेटरी साहब ने बताई हमें कि ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस हो रही हैं, कभी कभी हो रही हैं, 2 से 4 10,000 में जाके, मतलब 1 पर्सन आउट ऑफ 5,000 लेके चलिए, 7,000 से लेके चलिए, ये हो रहे हैं। और ये बाहर के और जो वैक्सीन हैं उनमें भी ऐसी इंफॉर्मेशन आती रहती है। लेकिन ये इसका जो नैरेटिव है वो जो सच्चाई है उससे बहुत ज़्यादा, कि लगाया था फिर दोबारा हो गया, बीच में आ गया, एक डोज के बाद, नेचुरली एक डोज के बाद थोड़ा सा चांस बढ़ जाता है, जैसे देखा आपने। तो इस पे हम सब बहुत ज़ोर के साथ कहना चाहेंगे कि ये जो इंसिडेंस है, पहले तो ये बहुत लो है जैसे आपने देखा एक्चुअल डेटा, और दूसरा ये भी पक्की बात है जितना भी डेटा बाहर का और यहाँ से जो भी सामने आया है, और उसको और भी पक्का करेंगे, वो ये निकला है कि अगर वैक्सीन लगाने के बाद कोविड आता भी है तो वो सीवियर डिजीज़ की तरफ हमें नहीं लेके जाता, और सीवियर डिजीज़ के जो कॉन्सिक्वेंसेस है उसके बाद के, उस तरफ नहीं ले जाता। ये हम ओवरऑल सारे वैक्सीन्स ने जो करके दिखाया है आज तक सब देशों में, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं, और जितना भी इंफॉर्मेशन हमें मिली है अभी तक उसके बेस पे कह रहे हैं, और इसको हम पूरी तरह से सिस्टमैटिक तरीके से इसको चिन्हित भी कर रहे हैं, इसको कलेक्ट भी कर रहे हैं। तो इन शॉर्ट वैक्सीन के बाद रिस्क रहता है, इसलिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पे जोर हमेशा रहेगा। इसके साथ जब अगर आता भी है तो हमें सीरियस डिजीज का रिस्क जो है वो नेग्लिजिबल है। और ये भी याद रहे कि ये जो प्रोपोर्शंस दिखाई हैं जितनी भी हैं, ये हाई रिस्क पॉपुलेशन में थी, हेल्थ वर्कर्स में थी, जहाँ पे कि रिस्क और भी ज़्यादा है। तो आम जनता में ये रिस्क जो है बहुत कम होना चाहिए।